दुनिया में मर्तबे खालिस जिनके बड़े होते हैं, दुनिया में मर्तबे खालिस जिनके बड़े होते हैं, ऐसी ही हस्तियों के इम्तहान अक्सर कड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। और जब इम्तहान की बात होती है, यानी जब कभी आपका इम्तहान लिया जा रहा हो ना उस ईश्वर के द्वारा, तो ये याद रखिएगा वो आपकी हस्ती को या यूँ कहें आपके किरदार को बड़ा बनाना चाहता है। इसलिए इम्तहानों से कभी मत घबराइए, बस खुश रहिए और मुस्कुराइए। और मुस्कुराते हुए धरती धुरारी नाम के इस कार्यक्रम में हम भी करते हैं आपका स्वागत एक बार फिर से। और क्या कहते हैं, वो कहते यूँ हैं कि आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं ना, उनके बारे में भी अगर मैं एक शेर पढ़ूँ तो शायद बात मुनासिब हो जाए कि आजमाइशों से की दोस्ती खुद को आजमाना आ गया, आजमाइशों से की दोस्ती खुद को आजमाना आ गया। मैं तो मुंतज़िर था बस चंद घड़ियों का, मेरी झोली में पूरा ज़माना आ गया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के वो धनी हैं जिन्होंने अपनी आँखों से भारत को न सिर्फ आज़ाद होते हुए देखा बल्कि गणतंत्र को रचते हुए भी देखा। जी हाँ, एक ऐसी ही शख्सियत की बात हम कर रहे हैं जो कि फिल्मकार हैं, संस्कृत कर्मी हैं, कहानीकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ लेखक हैं। इतने सारे आयामों को अपने किरदार में समेटे हुए हैं और एक बेहद खूबसूरत और जिंदा दिल इंसान हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री अशोक आत्रेय जी का। अशोक सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अजहर, और सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को जो हमसे रूबरू हो रहे हैं, सबको नमस्कार। सर, आपके बारे में जैसा कि मैंने कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, हमारा जो भारतवर्ष है, उससे भी 3 साल पहले आपने जन्म लिया। एग्जैक्टली। और जब रियासतों का दौर था उस वक्त आपने जन्म लिया और अपने आँखों के सामने आपने सब कुछ, ये पूरा का पूरा गणतंत्र जो है उसे गढ़ते हुए आपने देखा, रचते हुए आपने देखा। सर, शुरुआत वहीं से क्यों ना की जाए, हमारी ज़िंदगी के उस पहले अध्याय से जिसे हम बचपन के नाम से पुकारते हैं। कैसा था बचपन, आप ही की ज़बानी जानने के चाहिए। वाह, आपने बहुत अच्छी बात कही। शुरुआत में मुझे ऐसे लगा कि आपने मुझे वो क्यों दे दिया जिससे मुझे आगे बढ़ने में आसानी होगी जी। और बचपन निश्चित रूप से वैसे तो हर व्यक्ति का अच्छा होता है। मैं भी मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ और मेरी सारी ब्रिंगिंग अप और मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ और अच्छे वातावरण में अच्छे लोगों के बीच में मैं बड़ा हुआ, पढ़ा। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ मैं प्रिविलेज्ड व्यक्ति हूँ। इसका कारण ये है कि जिस परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ उसका लगभग 500 वर्ष पुराना इतिहास है। हम लोग आंध्राइट्स हैं, हम लोग आंध्र से आए हैं और मूल निवासी हम आंध्र के हैं, किंतु उसके बाद जिस तरह की हम लोग हिंदी से जुड़ गए और हिंदी संस्कृति से, क्योंकि हम संस्कृत विज्ञ थे, तंत्र में हमारा परिवार जुड़ाव था जी। और बीकानेर में जिस परिवार में मैं पैदा हुआ वो एक राजगुरु परिवार था। बीकानेर के जो महाराजा थे उनके मेरे पिता, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर गुरु थे, उनके गुरु, पारिवारिक गुरु थे। और इवन जब गंगा सिंह जी ने चीन की लड़ाई लड़ी थी या वो फार्मूसा या उधर कहीं गए थे तो उनको उन्होंने ब्लेस किया हुआ है कि यू विल कम बैक। तो इस स्तर पर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा थी, हमारे परिवार में स्कॉलरली पर्सनैलिटीज थी और लगभग आप समझिए 500 पीढ़ी से हमारे सबसे पुराने जो पूर्वज हैं वो आंध्र में अय्यप्पा दीक्षित थे, समरपुंगव दीक्षित थे। उसके बाद श्री निकेत जी आए और लगभग 100, 200, 300 ग्रंथ जो है हमारे परिवार के द्वारा कंट्रीब्यूटेड हैं। और सिटी पैलेस जयपुर लाइब्रेरी में, बीकानेर अनुसंस्कृत लाइब्रेरी में और विश्व में और भारत के कई बड़े बड़े जगहों पर हमारे परिवार के लोगों का नाम है, उनका उल्लेख है, उनकी पुस्तकें हैं। और अडियार लाइब्रेरी मद्रास में साउथ के मंदिर में दीवारों पर उनके नाम इंस्क्राइब्स हैं। समरपुंग दीक्षित इज सच ए फेमस पर्सनैलिटी कि ही इज नोन एज ए मोस्ट नोन स्कॉलर ऑफ तंत्र शास्त्र, दीवारों पर अंकित है। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा जो बचपन है, मुझे जो संस्कार मिले या जो मुझे उत्तरदायित्व मिला एक तरह से, मुझे लगा कि उनके नख के बराबर भी मैं बन के बता दूं तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो। सर, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक पूरे के पूरे वो कहते भी है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो एक अनुभव की अगर कारवे की मैं बात करूं, इतना सारा अनुभव आपके पास है जी। और अब दिसंबर में आप 78 वर्ष के होने वाले हैं। मैं लोगों को बता दूं, हालांकि आपको देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है क्योंकि आपने अपने बारे में कुछ बातें ऐसी भी शुमार रखी हैं कि दिल को हमेशा जवां होना चाहिए जी। एग्जैक्टली। शौक जो कहते हैं ना कि दिल के कुछ शौक है उन्हें जिंदा रखिए, क्योंकि ये शौक ही है जो दिल पे अक्सर झुर्रियां नहीं पड़ने देते। आपके बारे में जो हमने जाना जी। सर, बचपन का वो दौर था और भारत को आज़ाद होते हुए भी आप देख रहे थे
और वो जो रियासतें थी जिनकी हम बात कर रहे आपने हैं, बात की है, जी। वो जो काल भी आपने देखा, एग्जैक्टली और उस कालखंड का जिक्र आपने किया, और वो अनुभव जो थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो कितने खास रहे आप लोग, आपके लिए, क्योंकि बहुत संपन्न और यूं कहें कि बहुत अच्छे विद्वानों के बीच में आप पले जी, बड़े। जी, जी। तो कैसा था सर वो सब? चलिए मैं थोड़ा सा इसको और दूसरी तरीके से ले लेता हूँ। हालांकि मैं आपसे बताऊं कि जब मैं पैदा हुआ उसके लगभग 2.5 साल बाद मेरी माँ गुजर गई थी, और उस दौरान में लगभग 2.5 वर्ष तक मुझे मेरे मामा ने, मेरी नानी ने पाल पोस के बड़ा किया। किंतु जो संस्कार मुझे मिले वो आज तक मेरे साथ वो संस्कार जुड़े हुए हैं। मुझे कंधे पर बैठा करके वो ले जाते थे, रखते थे, घुमाते थे, फिराते थे। मुझे 1 इंच भी, एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अभागा बच्चा हूँ। आई वॉज सो प्रिविलेज्ड, सो मच हैप्पी कि मुझे याद ही नहीं कि मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी हुई हो। किंतु उसके बाद जब रियासतें बनी, जब राजस्थान बना, तो मेरे पिता बीकानेर रियासत में थे, वो वहाँ से फिर जयपुर आ गए। तो ये भाग्य की बात है कि हम जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसमें सबसे पहले आए। और राजधानी में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी देश की, प्रदेश की राजधानी बीकानेर अपने आप में एक बड़ी रियासत थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शार्दुल सिंह जी जो बीकानेर के लास्ट नरेश थे, ही वॉज द फर्स्ट किंग जिन्होंने एक्सेशन ऑफ इंडिया में राजस्थान स्टेट को मर्ज किया। राजस्थान में शामिल करने वाले पहले राजा थे आज़ादी में जिन्होंने बीकानेर स्टेट को मर्ज किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इतने इंडिपेंडेंट, इतने अनुभवी, इतने योग्य, इतने आगे की सोचने वाले महाराजा के परिवार से मैं जुड़ा रहा, मेरे परिवार के लोग जुड़े रहे। और उसके बाद जब हम जयपुर आए तो जिस तरह की कॉलोनी, जिस तरह के लोग मिले, वो एक तरह से एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी थी। सभी स्टेट से, सभी रियासतों से सभी तरह के लोग आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग थे, और सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी तरह के लोग थे। तो एक नेचुरल हमारी अपब्रिंगिंग हुई, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी किताब की जरूरत है। बिना किताब पढ़े हुए मुझे ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान क्या है, आज़ादी क्या है, हमें कैसे रहना है, किन लोगों के साथ में कैसे बड़ा होना है, और ये सब चीज़ें सहज रूप से आ गई। तो मैं मानता हूँ कि जो कुछ मैंने आज तक महसूस किया, जिया है, वो उस बचपन का ही प्रतिफल है। मतलब असल हिंदुस्तान को अपनी आंखों से देखना। जी, मतलब मैंने बनते जिसे हम हुए पढ़ते देखा हैं, जी, जिसे हम पढ़ते हैं, उन चीज़ों को आपने गढ़ते हुए देखा। मैंने बचपन में उस हिंदुस्तान की एक तस्वीर देखी मुकम्मल। और निश्चित रूप से मैं जब जयपुर आया था, उस समय एक झंडा चौक जगह थी गांधीनगर के पास, जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और गांधी जी यहाँ आए नहीं थे, राजकोट चले गए थे। किंतु उसी झंडा चौक के पास में जो कॉलोनी बनी गांधीनगर, उस कॉलोनी का जो मेरा मकान था वो वहाँ से 10 या 12, 15, 20 कदम दूर था। तो झंडा चौक हमेशा उसमें झंडा लहराया रहता था। और वहाँ अभी बापू की मूर्ति बनी हुई है। यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, जी। कनौड़िया कॉलेज के जो चौराहा नुक्कड़ है जवाहर कला केंद्र से पहले, तो वहाँ बापू की मूर्ति बनी है। मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वाह, क्या बात है। अच्छा सर, इसके बाद ये चूंकि हम बात करें आज़ादी का अमृत महोत्सव भी 75 वर्ष जो पूरे होने पर, जी, और आपने खुद ने वो पूरा का पूरा अमृत महोत्सव जो है उसे जिया है जी। यहाँ सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, बचपन के उस दौर से थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, करियर का चुनाव करते हैं, पढ़ाई, वो दौर कैसा था सर आपके लिए? एग्जैक्टली अभी मैं एकदम से तो ये आपसे नहीं कहूँगा कि अमृत महोत्सव को मैंने पूरी तरह से जिया है, क्योंकि मैं बचपन के अलावा मैं बड़ा भी हुआ हूँ, मैं जवान भी हुआ हूँ, आज मैं 78 का हूँ। तो मैं मानता हूँ कि एक सहज स्वाभाविक रूप से जो देश का जो विकास हुआ, उस विकास को मैंने देखा। हम बड़ी बड़ी आइडियल बातें करते हैं, इसका कारण है कि हम लोग बड़ा सोचते हैं। अमृत जो है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, किंतु वो बिगिनिंग भी है। यदि आपकी जिंदगी में अमृत तत्व नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। सही बात है। तो अमृत जो है वही एक तरह से मतलब कहना चाहिए कि इसके लिए बहुत अधिक प्रचुर साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, और अमृत जिंदगी का तत्व है। तो उस तत्व को यदि हम विकसित कर रहे हैं और उसका विकास कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तो वो अमृत महोत्सव को जीना है। किंतु हम मानते हैं कि साथ ही कुछ एंटी फोर्सेस भी रहते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में सुरासुर संग्राम चलता रहता है, यानी सुर भी हैं असुर भी हैं, गुड एंड बैड दोनों चलते हैं। तो बैड जो एलिमेंट्स है उनको विजित करना, उनको ओवर पावर करना, विक्ट्री की तरफ जाना, एक अच्छेपन की तरफ जाना, अमृतोमय सदगमये, अस्तोमा सदगमये, अमृतोमा मृत्युर्गमये, जो कंसेप्ट है, तो वी ऑलवेज गो टुवर्ड्स गुडनेस। तो ये गुडनेस ही अमृत है।
तो मेरे ख्याल में गुडनेस हर व्यक्ति चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुखी रहना नहीं चाहता, हर आदमी सुखी रहना चाहता है। तो इस अमृत तत्व को यदि हम प्राप्त करते हैं या सुबह से शाम तक यदि हमें वो प्राप्त होता है, उसका एक अंश, एक छोटा सा बूंद भी मिलती है तो सारे जीवन को सार्थक कर देती है। क्या बात है, बहुत खूब सर। मतलब अक्सर वो कहते हैं ना कि बड़े लोगों की सिफत या बड़े लोगों की बातें अक्सर बड़ी होती है, वो आपको देखकर झलकती है बात कि खुश रहना भी जिंदगी में बहुत लाजमी सी बात है। जी। खुश रहना भी अपने आप में एक हुनर है और इस हुनर को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ से मतलब लेखन की तरफ झुकाव कैसा हुआ आपका, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। लेखन मेरे ख्याल में मुझे बीज रूप में मिला। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 500 वर्ष की मेरी परंपरा है परिवार की, तो मुझे लेखन के लिए कुछ बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी, मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मतलब इट इज़ ए गिवन, जैसे गॉड गिफ्ट, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं, तो मेरे ख्याल में गॉड गिफ्ट भी है, कुछ मैंने इसको बनाया भी है, कुछ बिगाड़ा भी है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन दोनों तरह का है। बट ये मैं मानता हूँ कि जो संस्कार मुझे अपने परंपरा में, मेरे परिवार में मिले और जो मैंने दोस्तों से लिए या जो मैंने साहित्य पढ़ा बाद में, राइट फ्रॉम द टाइम मेरी स्कूलिंग से बात शुरू हो गई थी। और स्कूलिंग में जब मैं स्टूडेंट था मिडिल क्लास का, यानी पहले तो मैं बताऊँ कि जब मैं प्राइमरी एजुकेशन में था तो मैंने कम्युनिकेशन से कुछ पोस्टर्स बनाने चालू कर दिए थे। और उस समय मेरे परिवार में चाइनीज़ लिटरेचर भी आता था उस वक्त। तो मेरे ब्रदर जो है वो चीनी कार्टून्स को वो हिंदी में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी से और उनके स्केच बनाया करते थे, मेरे बड़े ब्रदर। तो उनके मैं स्केच देखता था। इसके अलावा मेरे पास में, मेरे घर के पास में एक व्यक्ति थे जो मैगजीन निकालते थे, हस्तलिखित पत्रिका, जिसका नाम था सूर्य किरण। उसमें हम लोग पेस्टिंग कटिंग का कर करके मैगजीन्स में से काट कर लिटरेचर की मैगजीन बनाते थे। तो बचपन में मुझे एक एक्सपोजर उस समय मिल गया था जब टाइम्स ऑफ इंडिया, चंदा मामा या दूसरी बड़ी पत्रिकाएं निकलती, फिल्म फेयर निकलती थी, धर्मयुग निकलता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान निकलता था। तो वो सब मैंने देखा है और अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ में वो साहित्य बनते हुए बिगड़ते हुए मैंने उसको देखा है। और वो मेरे ख्याल में मेरे संस्कारों में वो चीज़ें इतनी घुल मिल गई कि मुझे बाद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। सहज रूप से मैं बहुत सहज हो गया सब कुछ, सहज रूप से साहित्यकार हो गया। अच्छा, पहली बार जब साहित्य की बात हो रही है, मतलब साहित्य प्रेमी घर में भी रहे और एक मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी या यूँ कहे विरासत में आपको सब कुछ हासिल हो गया। लेकिन वो होता है ना सर कि कई मर्तबा हमें अपने बारे में कुछ जानना या यूँ कि कभी कभी हमें अपने बारे में कुछ नई चीज़ें तलाश ली जाती है हमारे द्वारा। तो क्या आपके साथ भी शुरुआती दौर में ऐसा ही था कि बनना कुछ और, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे जैसा कि आपके बारे में शुरुआत में मैंने स्पोर्ट्स में काफ़ी भाग लिया। मैं अच्छा रेसर था, हाई जंप, लॉन्ग जंप करता था, मैं क्रिकेट खेलता था और बाकी विशेष रूप से मैं रेसिंग अच्छी करता था। मैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तक मैं गया भी हूँ रेसिंग में। और क्रिकेट मैंने काफ़ी खेली। आई वाज ए वेरी गुड बॉलर। वीनू मनकट को मैंने बॉलिंग किया उसके प्रैक्टिस में। मनकट, हजारे, तमाने, उस जमाने में एमसीसी क्रिकेट क्लब के लोग आते थे सेंट जेवियर में, तो हम लोग बॉलिंग में अभ्यास कराने के लिए जाते थे। आई वॉज ए फास्ट बॉलर एंड स्पिनर आल्सो। तो मुझे उस समय मे बी 10, 12, 13 ईयर्स, 14 साल की उम्र होगी, उस समय मैं क्रिकेट खेलता था। उस समय क्रिकेट की किताब लिखना हमें आ गया था जिसको स्कोर बुक कहते हैं। उसको हम लिखते थे, स्कोर बुक में कैसे स्कोर किया जाता है, स्कोर बोर्ड में जो चीज़ें रखी जाती थी हम समझते थे कि स्कोर बोर्ड क्या है। इसके अलावा हम फिलेटेलिक जो सेंट जेवियर से हम टिकट लाते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो स्टैम्प कलेक्शन मेरे पास ज़बरदस्त स्टैम्प कलेक्शन था और सारी विश्व भर की उससे मुझे ज्ञान उससे मिल गया कि विश्व में कौन कौन से देश हैं, किन किन कंट्रीज़ की क्या क्या खूबसूरती है। तो स्टैम्प कलेक्शन से मैंने सीखा। तो मैं मानता हूँ कि साहित्यकार केवल साहित्य से नहीं बनता है, चित्र से, फोटोग्राफी से, खेल से, कूद से, गाने बजाने से, सब तरह से। आप प्रकृति के, हम सुबह सुबह निकल पहाड़ की तरफ चले जाते थे और अलग अलग तरह के बहुत सारे काम करते हैं। कभी पेंटिंग बनाते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी किसी की टोपी उड़ा देते थे, कभी कुछ करते थे। यानी कुछ शैतानी, अभी छोटी शरारतें होना जरूरी भी है, कुछ करते थे, बट बहुत शरारती नहीं था। किंतु रूटीन तरीके से, जैसे सांप को लोग क्या करते हैं कि रस्सी को मैं वो बांध करके धागा और रात को खींचते हैं सड़क पर से, तो कोई सामने वाला आदमी आ रहा हो तो डर जाता है कि सांप आ गया। ऐसा हम लोग किया करते थे। तो इस तरह की छोटी मोटी बात, बट वो मैं मानता हूँ वो सब चीज़ें साहित्य में उनका असर होता है, वो बचपन की मजा आता है। उनको मैंने लिखा नहीं अब तक, कभी मैं लिखूंगा तो बहुत रोचक होगा। अच्छा सर, यहाँ से लेखन की शुरुआत जब हो रही थी
तो सबसे पहले आपने पत्रकारिता मतलब जी। जहाँ मैं बात करूँ कि समाचार पत्रों में आपने लिखना शुरू किया था, जी। फिर ये कहानी किताबों तक कैसे पलटी या किताबों की तरफ कैसे रुख हुआ, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता में मैं कैसे आया पहले? जी पहले ये बता दूँ, क्योंकि किताबें शायद उसके बाद आती हैं। जी। या मैं ये मानता हूँ कि मैं पत्रकारिता में जब आया तब तक मैं लेखक हो चुका था। जी आपको जान के आश्चर्य होगा, बल्कि मुझे खुद को इस बात का आश्चर्य है कि जब मैं पत्रकारिता की जब मैंने पहली किताब या पहली पोथी पढ़ी, उस समय मैं हिंदुस्तान का या देश का एक जाना माना कहानीकार था और 40-50 कहानियाँ मेरी छप चुकी थी। तो मैंने जहाँ भी एंट्री की तो मेरी एंट्री बड़ी अच्छी तरह से हुई एंड पीपल एक्नॉलेज मी कि ये सही आदमी अंदर आ रहा है, कोई गलत आदमी नहीं। तो दैट वे मैं लैंग्वेज से वाकिफ़ था, स्ट्रक्चर से वाकिफ़ था, भाषा से वाकिफ़ था और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। किंतु तकनीकी रूप से चूंकि पत्रकारिता एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है, मुझे सीखना पड़ा। पर इंसिडेंटली एक्सीडेंटली उसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, यदि आप चाहें तो मैं। अरे सर बिल्कुल स्वागत है आपका। जी मैं पत्रकारिता में शायद इसलिए आ गया कि मैं उस समय बीएससी कर रहा था, डूंगर कॉलेज बीकानेर में मैं पढ़ रहा था और मैं साइंस का स्टूडेंट था, किंतु मैं लिटरेचर में चूंकि जुड़ा हुआ था तो लिटरेचर ज़्यादा करता था, साइंस कम करता था। एनीवे हाफ हार्टेडली पढ़ाई में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लिटरेचर में बहुत रुचि थी। और उसी दौरान में कोई ऐसी बात हो गई कि एक छोटा सा प्रेम प्रसंग मेरे ज़िंदगी से जुड़ गया और कोई लड़की भोपाल से बीकानेर आ गई। बहुत खूबसूरत लड़की थी और मुझसे काफ़ी कम उम्र की भी थी उस ज़माने में, किंतु शी लाइक्ड मी, किसी वजह से वो मुझे चाहती थी और किसी वजह से बीकानेर आना हुआ उनका। और 1 या 2 दिन की गुफ्तगू के बाद मुझे लगा कि शायद मैं उससे प्रेम करने लग गया और उसने भी शायद ऐसा महसूस किया कि वो मुझे प्रेम करने लगी है। तो जाते जाते रेल में वो जब जा रही थी तो मुझसे उसने ये कहा कि तुम अपनी बीएससी ज़रूर पूरी कर लेना और उसके बाद हम कुछ करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे आंसू आ रहे हैं इस समय। आई एम फीलिंग बिट लोअर, मीन्स आई रिमेंबर हर। प्यार की एक सच्ची दास्तां है सर। इट्स सच ए थिंग दैट शी टोल्ड मी कि आई हैव टू डू माई ग्रेजुएशन। और मुझे इस बात की चिंता थी कि मुझे अब नौकरी करनी है क्योंकि मुझे शादी करनी है, अब इस लड़की के साथ मुझे शादी करनी है। तो शादी के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला, एक बहुत बड़ी नेशनल एजेंसी जो हिंदुस्तान समाचार की राष्ट्रीय स्तर की बड़ी एजेंसी थी, जिस 14 भाषाओं में काम कर रही थी और देश की सभी राजधानियों में जिसकी ब्रांचेस थी, कम से कम 200-300 लोग उनसे एम्प्लॉयड थे। तो दे सेंड मी एन ऑफर बिफोर आई जॉइन देम। कोई पता नहीं किस सोर्स से उनको मालूम पड़ा कि मैं अशोक आत्रेय एक लेखक हूँ, तो उनकी तरफ से ऑफर आया। मेरे वहाँ उसके संपादक मेरे फादर से मिलने आए कि अशोक जी से हम चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान समाचार ज्वाइन कर लें। तो वो सहज एक कहना चाहिए मौका था। मैंने कहा चलते हैं, अब नौकरी करते हैं बजाय पढ़ाई करने के। तो मैंने प्रैक्टिकल पास किए, मैंने हिंदी वगैरह, हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल ये सब पास कर लिए, पर मैं थ्योरेटिकल में नहीं बैठा और मैं हिंदुस्तान समाचार जयपुर में आ गया। हिंदुस्तान समाचार में मैंने ट्रेनिंग ली 2 साल तक, उसके बाद फिर भोपाल चला गया। भोपाल मैंने ऑप्शन किया कि मैं भोपाल जाऊंगा, क्योंकि मुझे भोपाल जाना था। मोहब्बत वहीं थी आपकी। क्या तो मैं पत्रकार भी शायद इसलिए बना कि मैं प्रेम करता था। तो पत्रकारिता की प्रेम के साथ साथ मेरी एक दूसरा जो प्रेम था वो भी साथ चलता रहा पैरेलली, और वो यात्रा अनथक रही और मुकम्मल, आज तक मुकम्मल है। हालांकि अब वो नहीं है ज़िंदगी में, पर उनकी याद मेरे साथ जुड़ी हुई है। सर एक और जो बात मुझे आपसे ही हासिल हुई थी जानकारी जी कि 7 वर्ष लग गए थे उस मोहब्बत को एग्जैक्टली। इसका कारण ये था कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा सेटल होना चाहिए, लड़का सेटल इंडिपेंडेंट, ही शुड बी सेटल्ड, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। तो कोई पता नहीं कोई सोचता है कि नहीं सोचता, किंतु उसका कि नौकरी पेशा होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए उस दौर में। और जब तक मैं कंफर्म होने की मेरी नौबत आती तब तक मैं नौकरी छोड़ देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं कंफर्म हो रहा हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं कोई पंगा हो जाता था। और ये आपको जान के आश्चर्य हो गया कि मैं भोपाल से अचानक बॉम्बे चला गया। भोपाल से मैंने नौकरी छोड़ी। इसका कारण ये था कि मेरे जो बॉस थे वो दिल्ली से आए और एक अचानक उन्होंने मुझसे ये बात कही कि आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे लोगों से हैं, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, आप पत्रकारिता अच्छा करते हैं, किंतु हम चाहते हैं कुछ और तरह का भी आप लेखन करें। तो वो और तरह का मुझे समझ में आता था कि और तरह का लेखन क्या होता है, तो वो मैं नहीं करना चाहता था। तो मेरी बेंट ऑफ माइंड बड़ी फ्रीडम ओरिएंटेड थी।
उस जमाने में माओ से तुंग पढ़ता था, उस समय चे गुएवारा पढ़ता था, उस समय पास टाई कॉन्टिनेंटल अखबार आते थे, और जिस दफ्तर में मैं नौकरी करता था वो लगभग उस आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाने वाले लोग थे जी। और वो आज भी हैं, और वो कहीं भी हैं, वो किसी भी तरह से मैं उनको लव करता हूँ क्योंकि वो आइडियोलॉजी मेरी भी है। मैं आइडियोलॉजिकली कहीं मेरा फ़र्क किसी भी आइडियोलॉजी से नहीं है, किंतु इम्प्लीमेंटेशन में और उसको प्रभावी रूप से लागू करने में मेरे ख्याल में अंतर होना ही चाहिए। विषमताएं चाहे कैसी भी हो, मतलब देयर इज डिफरेंस हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। मतभेद होना कहीं ना कहीं अच्छी बात है। मतभेद मेरा कभी नहीं मतभेद रहा। नहीं होना जब चाहिए मैंने बस। भोपाल छोड़ा तो मेरे को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा बेटा तुम नौकरी क्या छोड़ के जा रहे हो। भाई बॉस नेवर वांटेड इट, बल्कि उनको मालूम पड़ गया था कि मैं प्रेम प्रसंग मेरा चल रहा है, क्योंकि उसी ऑफिस के बिल्कुल पास में MLV कॉलेज था जिसके पीछे सुंदर सी भोपाल की झील थी। उस मेरे ऑफिस के सामने से मेरी मित्र जाती थी और रोज़ मुझसे मिलती थी और नमस्कार, मेरे ऑफिस वालों से भी वाकिफ़ हो गई थी। वो उसको बेटा बेटा कहते थे वो। बट उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने अचानक नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा कि इसका कारण ये था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इसमें निभ नहीं पाऊंगा, मुझे बॉम्बे बुला रहा है। तो बिना मैं अपनी प्रेयसी को ये कहे हुए कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, 150, 200, 300 रुपये मेरी जेब में थे, मैं बॉम्बे चला गया। और जब मैं उतरा रेलवे स्टेशन से, सबसे पहले अंधेरी में मैं उतरा, वहाँ कुछ कॉलर बनाने वालों की दुकानें थी, कॉलर बनाते थे। तो मैंने देखा कि वो कॉलर बना रहे हैं, तो मैंने पूछा भी ये कॉलर क्या है। उस समय कॉलर बनती थी कमीज के लिए जी। तो कई तरह की 10-12 तरह की डिज़ाइन होती थी कॉलर की। मैंने उन्होंने कहा ये कॉलर बनती है कमीज़ों के लिए और यहाँ चलती हैं। मैंने कहा क्या रेट्स हैं इनकी। तो उन्होंने मुझे रेट्स बताई। तो मैंने 50 कॉलर्स या 25-30 कॉलर्स खरीद ली और मैंने अंधेरी से लेकर के और गोरेगांव तक, जहाँ मेरी मतलब सिस्टर रहती थी, वो कॉलर सब बेच दी और थैले में मेरे पास कोई कॉलर नहीं थी। दूसरे दिन फिर मैं मुझे डबल पैसा मिल गया उस कॉलर से, तो 2 या 3 दिन मैंने कॉलर बेची और उसके बाद मैं सेटल हो गया बॉम्बे में। क्या बात है। तो फिर अब वो प्रेम कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी, है ना? नहीं, उस समय तो अधूरी थी। हाँ, प्रेम चल रहा था, छोड़कर जाना। शी नेवर न्यू कि मैं कॉलर बेच रहा हूँ बॉम्बे में। जी जी। किंतु ये जरूर से कॉन्फिडेंस था कि कोई अच्छा काम कर रहा है। बॉम्बे से चूंकि खतों किताबत होती थी, शी वाज हैप्पी, क्योंकि मैं उसको बड़े बड़े लोगों की जानकारी देता था कि आज मैं हिरेन खेड़ा से मिला, आज मैं फला व्यक्ति से मिला, आज फला व्यक्ति से मिला। तो फिल्म के कुछ लोग मैं मिलता था, मैं ट्रांसलेशन करता था उस समय। जो फिल्में उस समय जनरली स्क्रिप्टिंग सारी अंग्रेजी में होती है जी। तो अंग्रेजी को हिंदी में 2-2, 3-3 वाक्य करके हिंदी में देना पड़ता है। तो 4-4 वाक्य देने के मुझे पुराने लोग पकड़ के ले जाते थे। वो कहानी कभी बाद में शेयर करेंगे क्योंकि लंबी कहानी है। हाँ। फिल्म एक अलग, लेकिन सर बड़ी दिलचस्प कहानी है। और तो मैं लिखता था जी, आपकी कहानी को जान के मुझे यही लगता है कि चाहे वो भोपाल रही हो और आप मुंबई रहे हो, लेकिन वो मोहब्बत की जो तिश्नगी या मोहब्बत की जो प्यास है वो सच्ची थी। हिरेन खेड़ा के साथ मैं चेस खेलता था और एक बहुत अच्छे भानु प्रकाश एक मेरे मित्र थे जिन्होंने राज कपूर के लिए 3 फिल्में लिखी थी और गबन गोदान का भी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था। राज कपूर जब भी देखते थे भानु प्रकाश कहीं खड़े हुए तो उनको भानु प्रताप को बुलाते थे, वाज फॉर एमपी, और 100 रुपए का नोट उनकी जेब में डाल देते थे। वो भानु प्रताप मेरे परम मित्र थे, केसारा अपार्टमेंट में 14वीं मंजिल में रहते थे। वो मुझे ले जाते थे और उनके माध्यम से मैं बॉम्बे में मस्ती से रहता था। और सब बहुत सारे मतलब जो फिल्म, क्योंकि आज आप खुद एक फिल्मकार हैं आज के दौर में, और वो कहीं मुझे लगता है वहीं से वो शौक लग गया था कि कभी जिंदगी में ये भी आजमा के देखना है। हाँ, फिल्म का शौक तो क्या, फिल्म की तो हर आदमी इच्छा करता है। जो लिखने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि उसको विजुअलाइजेशन भी किया जाए, जो गाने वाला है वो परफॉर्म भी करना चाहता है, जो डांसर वो अपने आप को स्टेज में लाना भी चाहता है। तो ये तो एक सहज स्वाभाविक एक ये मेरे ख्याल में ज़रूरत है मनुष्य की कि जो लेखक है वो फिल्मकार भी हो, और फिल्मकार के बाद वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और भी तरह से, जैसे मैं म्यूजिक भी सीख रहा हूँ। मैंने ये भी सोचा था कि मैं मूर्ति कला भी सीखूं, पर म्यूजिक में ध्रुपद सीख रहा हूँ। वो भी बात हम आपसे करेंगे क्योंकि जो शिल्पकारी है या हैंडीक्राफ्ट्स है वहाँ भी अपने आप से भी कुछ कनेक्टेड आजमाया है। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपसे बात करूँ, पत्रकारिता का वो दौर चल रहा था जहाँ बड़े बड़े लोगों से मुखातिब होने का मौका भी मिल रहा था। उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। द ग्रेट लीजेंड मेहंदी हसन साहब जी, बिल्कुल इतने बड़े बड़े नाम, मैं आप ही की ज़बानी जानना चाहूँगा कौन कौन शख्सियत रही जिनका प्रभाव रहा। आप समझिए कि उस जमाने के हिंदुस्तान के जो बेस्ट लोग थे शायद मैं उनसे मिला, और वो मेरा भाग्य है या मेरा प्रारब्ध कह लीजिए, या मैं जॉब की वजह से नहीं मिला, बट दे वर लेजेंड्स। जॉब तो एक छोटी सी बात है,
मुझे लगता था कि इस आदमी से मुझे मिलना चाहिए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि शायद अचानक मेरे दिमाग में बात आ गई कि मैं दिल्ली से कन्नाट प्लेस से गुजर रहा था। ये एक बिल्कुल एक साइड ट्रैक स्टोरी है, और मुझे लगा कि वॉइस ऑफ अमेरिका का ऑफिस लिखा था वहाँ पर। आई वेंट इनटू द ऑफिस ऑफ वॉइस ऑफ अमेरिका। तो सैमुअल वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने कहा मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करना चाहता हूँ। सर कौन से साल की बात होगी? मेरे ख्याल में 40-50 साल पुरानी बात है, जब मैं जर्नलिज्म में आई वॉज ओके इन जर्नलिज्म, आई वॉज डूइंग जर्नलिज्म। दिल्ली जाना हो गया था, तो मैंने एंटर किया। सैमुअल से मेरी 2-3 बात, उसने कहा लड़का अचानक कैसे आ गया। बहुत उसको रोचक और रोमांचक तरीके से मेरी बात इंटरेक्शन हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेस्टिंग जॉब। जनरली मैंने नौकरियां ऐसे ही की हैं, मुझे सारी नौकरियां इसी तरह से मिली। मैं कुलदीप नैयर से मिला था, अचानक उनके घर में घुस गया और कुलदीप नैयर के साथ 3-4 घंटे घूमा मैं। ही रिफ्यूज, उसने कहा बिना अपॉइंटमेंट के कैसे आ गए। मैंने कहा साहब मैं ऐसे ही आता हूँ। खैर एनीवे, सैमुअल से जब मेरी बातचीत हुई, लंबा खिंच रहा है शायद इंटरव्यू। नहीं सर आप बोले, बहुत तो सैमुअल से जब मेरी बातचीत हुई तो सैमुअल ने कहा अशोक आई थिंक आई शुड गिव यू एन अपॉइंटमेंट लेटर विदाउट डेट। मैं आपको बिना डेट का अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहता हूँ ताकि आप हमेशा वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़े रहें। कोई इसके लिए ड्यूरेशन नहीं लिखता। तो ही मेड मी स्ट्रिंगर फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया का स्ट्रिंगर मुझे बनाया। मेरे पास अभी भी वो अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा है। मुझे कहा फीचर्स करिए, न्यूज़ बाद में करिए। तो मैंने 2-3 फीचर्स उनके लिए किए, जैसे घना सेंचुरी के लिए किया मैंने, नेशनल पार्क जैसलमेर का फीचर किया, कुछ फीचर्स किए, एंड कंफर्टेबली अच्छा पैसा मिलता था। इस तरह से मैंने टाइम लाइफ बुक्स में भी नौकरी की। मैंने इंडिया बुक हाउस के साथ भी मैं उनका एडवाइज़र रहा। अनंत पाई का मैं दोस्त था। ये बातें हम करेंगे। कमलेश्वर से मिला, अज्ञे से मिला, निर्मल वर्मा से मिला। सर ये कुछ किताबें जो मैं अभी देख पा रहा हूँ इस वक्त, जो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें जी। और ये किताबें वाकई जी 69 में ये किताब मेरी, ये 69 में लंबी कविता लहर में छपी थी। और ये एक पहली मेरी बड़ी लंबी कविता है जो लहर वेल नोन जर्नल है जो अजमेर से निकलता है। उस किताब को मैंने, अब ये किताब मैंने निकाली है। ये लेटेस्ट किताब अभी मेरी आसमान के बिना, मेरे लगभग 45 से 52 कहानियों का संग्रह है। और इसमें मेरी लगभग सारी कहानियाँ तो नहीं, किंतु 10-20 कहानियाँ इसमें नहीं हैं। और इससे बिग कलेक्शन। और सर कुछ अंग्रेजी साहित्य भी आप लिखने जी, अंग्रेजी में मैंने कुछ किताबें, इसमें से ऑल द ब्यूटीफुल डॉटर्स ऑफ मारा, ये एक अलग तरह की किताब है। और ये जो मेरी लाइफ के एक तरह से हिस्टोरिकल जो मैंने जीवन जिया है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिव पर्सपेक्टिव का मिक्सचर है। तो इस तरह मैंने और भी बहुत सारी, जैसे मैंने इनोसेंट एनार्किस्ट नाम से किताब लिखी। बापू पर एक मैंने इन्वर्टेड ट्री बापू पर एक किताब लिखी, उस पर फिल्में भी बनाई, डिजिटल फिल्में भी बनाई मैंने। तो इसके अलावा भी कुछ किताबें लिखी हैं। सर एक बात जो इस बीच में मैं आपको टोक कर कहना चाहूँगा, पूरे हक से कहना चाहूँगा, उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि इश्क में सिर्फ लैला और मजनू बनाया जा सकता है, इश्क की दास्तां को कभी मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो एक शेर है सर बड़ा खूबसूरत सा कि ये जो आसमां में इश्क नाम का चांद रखा है, कोई चाहे भोपाल हो कोई चाहे मुंबई हो, लेकिन चांद सबके लिए एक है ना? जी बिल्कुल। ये जो आसमां में इश्क नाम का चांद रखा है, बस इसी की चांदनी ने हम दोनों को बांध रखा है। तो ये सर मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगा, ये दुआ है कि चांदनी हमें हमेशा के लिए बांधे रखे और सभी दोस्तों को वो प्रेरणा वो लगातार आपको देती रही जी, और आपको सराहती रही कि आपको करना चाहिए जी। वरना सर अक्सर और बेशतर ये होता है कि कलाकार के रूह की बस इतनी सी है बंदगी जी, कलाकार के रूह की बस इतनी सी है बंदगी, तारीफ जो दिन बना दे और ताने जो जिंदगी। क्या बात। जमाना ताने पे ताने देता है, लेकिन हमें अपने आप को मुस्तैदी से रखना पड़ता है। एक कलाकार के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सर जब वो प्रेम कहानी मुकम्मल हुई, वो आपकी दुल्हन बन के आपके घर पे आई जी। और मुझे एक और डेटा जो आपके बारे में पता है, ताउम्र जब तक वो आपके साथ रही आपने सिर्फ इश्क किया, इश्क के बारे में कुछ लिखा नहीं। एग्जैक्टली। और जब वो आपसे रुखसत हुई, आश्चर्य की बात है हाँ, जी, तब आपने एक पूरा परफॉर्मा बना के और उन प्रेम पत्रों को भी आप चाहते हैं कि वो लोगों के सामने आए। क्या वो अनुभव कैसा है? अजहर बहुत ही आपने अच्छी बात मुझसे पूछी है और ये बात बिल्कुल सच है। शायद हालांकि वो ये बहुत जानती थी कि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने चिट्ठियों में निश्चित रूप से उससे खूब प्रेम किया है, चिट्ठियाँ लिखी हैं, प्रेम पत्र में खूब प्रेम भी है, वो इंटेलेक्चुअल प्रेम भी है और वैसा प्रेम भी है। किंतु ये बात सच है कि मैंने प्रेम पर कोई कविता नहीं लिखी थी। यानी मेरे ख्याल में शायद उसकी मृत्यु तक मैंने प्रेम पर कभी कुछ लिखा नहीं, कविता नहीं लिखी। और मेरी कहानियों भी रोमांटिसिज्म नहीं है।
मैं नहीं मानता कि रोमांटिसिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किंतु नहीं है। शुद्ध रूप से यथार्थवादी कहानियाँ मेरी। प्रेम आता है तो किसी बहाने ऐसे आ जाता है जैसे जीवन में आता है। पूरी तरह से जीवन प्रेम में नहीं होता है, प्रेम में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो स्थिति यही है कि आई लिव्ड विद हैप्पीनेस, आई लिव्ड विद लव, बट आई लिव्ड विद बिगर रियलिटीज देन लव। यानी जमाने में मोहब्बत के सिवा बहुत कुछ है और मोहब्बत से बड़ी भी बहुत सारी चीज़ें। तो मोहब्बत में अटका नहीं रहा, मैं भटका नहीं रहा। मोहब्बत ने मुझे कुछ दिया, कुछ बनाया, और ये मैं उस खूबसूरत महिला की ये मैं मानता हूँ कि प्रेरणा है, जिसने आज भी मुझे मुकम्मल उसका एक आखिरी शब्द जो हमेशा कहती थी कि मैं केवल तुमको साहित्यकार के रूप में देखना चाहती हूँ, और मैंने केवल तुमसे शादी इसलिए की कि तुम साहित्यकार रहो और कुछ मत करो। तो जब मैं फिल्में बनाने लग गया था, कुछ नाटक करने लग गया था, तब वो कहती थी तुम इन चीज़ों पर क्यों पड़े रहते हो, तुम कहानियाँ क्यों नहीं लिखते। तो शी वॉज ऑलवेज वरीड कि मैं कहानियाँ लिखूँ। मैं जर्नलिज्म में आ गया दुर्भाग्य से, मैं दूसरे बहुत सारी नौकरियाँ करने लग गया जो ज़रूरत थी ज़िंदगी की। तो चूँकि लाइफ इज़ बिगर देन योर ड्रीम्स, तो ऐसी स्थिति में केवल ड्रीम्स में तो रह नहीं सकते, रोटी भी खानी पड़ती है। सही बात। तो जो कुछ भी किया नहीं किया वो ज़रूरी था। लेकिन सर आपके किरदार में एक बड़ी खूबसूरत बात ये रही जो मैंने ऑब्जर्व की कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो सर ये 40-42 नौकरियां बदल लेना जी, ये मतलब मैंने आपको बताया था कि मैंने 40 नौकरियां जी वो मैं वही मतलब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोग जिन स्थितियों के बाद मायूस हो जाते हैं, आपको एक नई ऊर्जा मिला करती थी जी। और ये भी एक बहुत अच्छी बात रही कि लोगों ने खुद से अप्रोच करके आपको चाहा कि आप उनके साथ काम करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा मतलब अपने आप में बड़ी बात है जी। तो वो ऊर्जा जो है वो आज भी वैसी की वैसी कायम है जो कि नजर आती है मुझे। और उस ऊर्जा ने इतना काम करवाया आपसे कि सार्क देशों का जो सम्मेलन होता है, सार्क सम्मेलन जी, उसमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अभी रिसेंटली मार्च में ही किया मैंने, इसी साल, एक कवि के तौर पे। बिल्कुल। तो सर वो अनुभव कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना दोनों चीजों को मिला के बताऊं मैं आपको। जी सर, स्वागत है आपका। पहली बात आपने मुझसे क्या पूछी थी? जी मैंने यही पूछा था कि वो ऊर्जा कि 40-42 नौकरियां बदल लेना, लेकिन कभी मायूसी नहीं आई, ऊर्जा रही हमेशा। तो जिस जहाँ से आपने शुरू किया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जी, तो ये फिल्म का खूबसूरत गाना है मेरे ख्याल में, और देवानंद इसके नायक थे। और इस फिल्म का आप मुझे नाम बताएं क्या है? जी, वो मेरे ख्याल से फिल्म का नाम तो नहीं, लेकिन रफ़ी साहब का गाया जो नगमा है, हम चाहेंगे इस मंच के माध्यम से क्यों ना आज वो मैं कोशिश करता हूँ। मैं हालांकि अब पता नहीं स्वर में क्या स्थिति होगी, किंतु मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए उसमें, तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो मेरे ख्याल में जिंदगी का साथ निभाना ही जिंदगी है, जिंदगी से दूर भागना जिंदगी नहीं। क्या बात है। एलियनेशन की बात करते हैं कि एलियनेशन इज नॉट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इज डेथ, बट नॉट डेथ, इट्स फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के ये जो गिरह हैं इन्हें खोलते रहिए, नहीं खोले तो भी कोई बात नहीं, क्या बात, लेकिन करते रहिए, कोशिशें लाजमी है। जी। वो सर एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि इरादे आसमां पे लहजा जमी पे रखा, क्या बात, हमने कोशिश अपने हाथ और कामयाबी को उसके यकीन पे रखा। तो हमारा काम कोशिश करना है, हम करते रहेंगे, और वो आपने की भी। और जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सार्क सम्मेलन जो हुआ वहाँ आप एज मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करना कितनी गौरव की बात है, हम लोगों के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। वो क्षण कैसा था? और अभी रिसेंटली मैं दिल्ली में था, करीबन 2-3-4 महीने पहले, मार्च अप्रैल की बात है, और उस समय मैंने एक अपनी बहुत बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में पेंटिंग्स की थी, जिसमें मेरी 16 बड़ी साइज की ह्यूज साइज पेंटिंग थी,
वो मैंने डिस्प्ले की थी। अच्छा, ये एक और आपके बारे में ये जी, लोगों को मैं जानकारी दे मैं दूं बता दूंगा कि आपको। चित्रकारी भी आपने की है। हाँ, मैंने वो एग्जीबिशन की थी, मैं उससे सार्क से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ आपको। वो मैंने एग्जीबिशन की, उसके अलावा मेरी किताब रिलीज हुई थी और उस किताब का नाम था बहुत कुछ बिखरा हुआ, जो भोपाल से छपी है। अच्छी किताब है, ब्यूटीफुली कलर है। वो किताब अभी भी मेरे पास थी नहीं, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढ लूँ, पर मेरी सारी किताबें लोग ले जाते हैं, मेरे पास कुछ बचता नहीं है। तो खैर किताब में से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट्स लाया हूँ। बहुत कुछ बिखरा हुआ का को रिलीज भी हमने दिल्ली में किया था। पृथ्वी थिएटर एक जगह है, संगीता गुप्ता जो वेल नोन पर्सनैलिटी लिटरेचर आर्ट कल्चर की है, वो आयकर कमिश्नर भी हैं, पुरानी अब रिटायर्ड है, बट उनके साथ हमने बहुत सारे काम किए। तो उन्होंने मेरी एग्जीबिशन की थी और मृदुला गर्ग ने, जो सीनियर मोस्ट पोइट हैं, हालांकि कहानीकार, उन्होंने खुद ने कहा कि अशोक आत्रेय मुझसे अधिक वरिष्ठ लेखक हैं। मैं विनम्रता की बात कहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बड़ा लेखक नहीं हूँ, आप मुझसे बहुत बड़ी लेखिका है। कि नहीं, आप मुझसे इसलिए सीनियर हैं कि जब मैंने लिखना शुरू किया था उस समय आप एस्टेब्लिश हो गए थे। क्या बात है। तो मैंने कहा योर ग्रेस एंड ग्रेट। सर, इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी बता दूं कि एक समाज तो सेवी सार्क सम्मेलन उसी से एकदम से जुड़ गया। कारण ये था कि अर्पणा कौर, जो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मैं उसको कभी अर्पणा कह देता हूँ, कभी अपर्णा कह देता हूँ। तो अर्पणा है उनका नाम है। शी इज ए वेल नोन, शी इज ए लेजेंड, इंटरनेशनली नोन पोइट एंड आर्टिस्ट, सॉरी। और उनकी जो मदर है अजीत कौर, जो एक वेल नोन एस्टेब्लिश पद्मश्री हैं, पंजाबी लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध महिला है और सार्क सम्मेलन के अध्यक्ष हैं वो कई सालों से सार्क सम्मेलन कर रही हैं। और इस बार चूंकि ये कहना चाहिए जो बीमारी वाला मामला चल रहा था, तो सार्क सम्मेलन ऑनलाइन हुआ और मुझे उन्होंने स्पेशली फ़ोन किया दिल्ली से जब मैं जयपुर आ गया था कि इस बार अशोक, हम सार्क सम्मेलन में आपको इनवाइट कर रहे हैं और आपको आना है, आप एक्सेप्टेंस भेजिए और 2 कविताएं सुनानी और साथ में स्टेटमेंट भी देना है। तो सडनली मुझे अचानक उन्होंने बुलाया, पता नहीं दिल्ली में कुछ लोगों ने उनसे बातचीत की होगी, क्योंकि साहित्य अकेडमी में मेरा आना जाना था और सार्क सम्मेलन साहित्य अकेडमी का ही एक वो कनेक्टेड है, हिंदी की जो साहित्य अकेडमी है दिल्ली। तो इट्स एन इंटरनेशनल, जिसमें सभी देश, 5-6 देशों के कंट्रीज़ के लोग आते हैं। तो मैंने वहाँ अपनी 2 कविताएँ पढ़ी, अपने स्टेटमेंट दिया और मुझे खुशी इस बात की है कि एक इंटरनेशनल मंच मुझे मिला। सर, इस मौके पे चाहेंगे आप वो कविता पढ़ना है यहाँ? नहीं, वो एग्जैक्टली मेरे पास वो कविता तो नहीं है, और यदि कोई दूसरी कविता उससे जुड़ी हुई या उसके आसपास की कोई कविता आप चाहें सर, स्वागत है आपका। मैं इसमें से कुछ एक देख के बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सुना, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली मैं लिया था। हालांकि मेरी इच्छा हुई थी कि मैं सार्क की कविता पढ़ूं, पर मुझे पता नहीं था कि आप वही कविता के लिए कहेंगे। बिल्कुल सर। तो मैं छोटी सी एक कविता पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर यदि आप आगे कुछ कहेंगे तो बिल्कुल सर, कुछ संक्षिप्त में बिल्कुल सुनना चाहिए। थोड़ी सी छोटी सी कविता में पढ़ देता हूँ। बिल्कुल सर। बीच में आप कुछ और बताना चाहें तो? नहीं सर, वाकई में आपके बारे में इतना कुछ जो हमने जाना है, इतने सारे। पहले एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ। जी जी, सामने आ गई। ये इसी में से कलेक्शन में से, जो मेरा कलेक्शन दिल्ली से छपा, बहुत कुछ बिखरा हुआ। बहुत कुछ बिखरा हुआ। इस कविता का शीर्षक है एक प्रयास। एक प्रयास। एक प्रयास। मुट्ठियों में बंद है आकाश मेरा। वाह। मुट्ठियों में बंद है आकाश मेरा, मगर वही है विश्वास। आहा। मुट्ठियों में बंद है आकाश मेरा, मगर वही है विश्वास, जन जन तक पहुंच सकूं यह है तलाश। वाह। मुट्ठियों में बंद है आकाश मेरा, मगर वही है विश्वास, जन जन तक पहुंच सकूं यह है तलाश, बंद मुट्ठी ही रहेगी मेरी, संकल्प सिद्धि का अंधेरे में आभास। वाह। बंद मुट्ठी ही रहेगी मेरी, संकल्प सिद्धि का अंधेरे में आभास। अंधेरे में आभास, एक उजियारा, एक एहसास, एक प्रयास। वाह, क्या बात है। संकल्प सिद्धि का अंधेरे में आभास, बंद मुट्ठी, एक उजियारा, एक एहसास, एक प्रयास। क्या बात है सर, बहुत छोटी सी कविता। और एक कविता सुना दूं? बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। दिक्कत नहीं हो तो? नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाएं सर। थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल। इसका शीर्षक है प्रश्न। प्रश्न। जी जी। मैं पड़ा हूं निढाल, अपनी 100 आंखों के बावजूद, जाने कितने यज्ञ और अनुष्ठान किए मैंने देव संस्कृति की सुरक्षा के लिए। सैकड़ों बार असुरों आतताइयों का संहार, लेकिन मैं बच नहीं पाया वासना के माया जाल से,
अप्सराओं और भौतिकता की दुनिया ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ठीक। शूकर योनि भी भोगनी पड़ी, जाने किस किस अभिशाप के कारण। मैं इंद्र हूँ जिसकी सर्वाधिक स्तुतियाँ हैं वेदों में। वाह। मैं इंद्र हूँ जिसकी सर्वाधिक स्तुतियाँ हैं वेदों में, और मुझे भी प्रताड़ित होना बार बार पड़ा। आसुरी शक्तियों के आगे झुकाना पड़ा अपना शीश। क्या यही है नियति हर किसी की, देव गंधर्व किन्नर असुर मानव हर जीव जंतु की? सोचता हूँ मैं यह मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न ही बना रहता है। वाह, क्या बात है। एक ही बार और में इस पढ़ प्रश्न दिया। ने मेरे ख्याल से सर बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। सर आज आप धरती धुरारी के इस मंच पे आए, दूरदर्शन के इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री अशोक आत्रेय जी, और अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अजहर को बहुत बहुत धन्यवाद।